अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फाउंडी। और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टू वाइटामिन जो हमारे रह गए थे, विटामिन ई एंड विटामिन के। लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारे पास है स्टार्टिंग में विटामिन के। बेसिकली विटामिन के जो है इसका important role in the post translational modification of various blood clotting factors। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है कि आफ्टर द सेंसेस ऑफ प्रोटीन्स कुछ जो है वो जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, कुछ केमिकल ग्रुप्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशन आते हैं उसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की मॉडिफिकेशन में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बेसिकली सर्व एज अ कोएंजाइम इन द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद है कि एक विटामिन K1 है फाइलोक्विनोन, जो कि एग्जिस्ट करता है इन प्लांट्स। ठीक है, और एक हमारे पास इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर होता है मीनाक्विनोन के नाम से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विटामिन K2। हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की। और जो हमारे पास ये विटामिन के है, ज़्यादा कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, ठीक है, स्पिनच, पालक वगैरह में, फूल गोभी में, बंद गोभी, अगर आपको आइडिया हो तो, एग योक एंड लिवर के अंदर होता है। एंड नो आरडीए, ऐसा कोई आरडीए नहीं है इसकी। ठीक है, और 70 to 140 मिलीग्राम पर डे इज रिकमेंडेड। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि रिकमेंड कर देते हैं कि 70 to 140 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं। ये नेक्स्ट एक फिगर है। इसमें बेसिकली जो बात बताई हुई है ये मैं आपको आगे थोड़ा सा समझा के फिर मैं इस फिगर की तरफ आऊँगी। ठीक है, लो। बेसिकली फंक्शन जो विटामिन के क्या है, ये बहुत इजी है। आप इसको जब एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। बेसिकली इसमें ये है कि क्योंकि हमने पहले देखा था कि एक तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है, और दूसरा ये क्या करता है कि जो कार्बोक्सिलेशन करता है ग्लूटामिन रेजिड्यूज की। तो इसमें बेसिकली ये है कि फंक्शन इसमें है फॉर्मेशन ऑफ गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। बेसिकली हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सेंसाइज होते हैं लिवर के अंदर। ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। फॉर द एक्टिवेशन हमें विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ सेवरल ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड इन द हेपेटिक सेंसेस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10। प्रोथ्रोम्बिन को ही हम क्लॉटिंग फैक्टर 2 कहते हैं। ठीक है, फैक्टर 2 इसको बोलते हैं, उसकी हेपेटिक सेंसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, होता ही है कि बेसिकली लिवर के अंदर ये इनएक्टिव होते हैं, तो इनको एक्टिवेशन के लिए एज दे आर इनएक्टिव, सो फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज इज रिक्वायर्ड टू किसमें कन्वर्जन चाहिए, टू गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेसिड्यूज में। ठीक है, उसको GLA के नाम से भी आप इस तरह लिख भी सकते हैं। ठीक है, इज नीडेड। ठीक है, तो हम क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर दैट रिक्वायर कंटेन्स GLA। ठीक है, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट इज कैपेबल ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसकी विटामिन के डिपेंडेंट ये रिएक्शन होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो जो मेच्योर ग्लूटामिक गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज होते हैं, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है, ये पीछे फिगर पे मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दे आर गुड चिलेटर्स ऑफ कैल्शियम आयन विच आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्स बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है ये बाइंड करता है टू द फॉस्फोलिपिड्स के साथ। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है फिर कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्लॉटिंग होती है। ठीक है, कोगुलेशन होती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन कोगुलेशन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स का फंक्शन है। आप पहले ही फिगर देख लेंगे। बेसिकली इसमें दिखाया हुआ ये ग्लूटामाइल रेसिड्यू है। ठीक है, और प्रिकर्सर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, कन्वर्जन होती है इनटू गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेसिड्यूज में। इन द प्रेजेंस ऑफ ये हमारे पास है ग्लूटामाइल रेसिड्यू। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ विटामिन के जो है ये गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पास मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको बात अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेच्योर आपके पास ग्लूटामाइल रेसिड्यूज आ रहे हैं, इनके ऊपर है नेगेटिव चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह सेवरल
ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज जब जो है उनकी एक्टिवेशन होती है तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आता है इन द फॉर्म ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है। ये आ गया। और इसमें वार्फिन का तो कोई रोल है, विटामिन के डिपेंडेंट है, ठीक है, आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, इनकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन हो गई तो इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अभी आपको दिखाया है कि लिवर के अंदर ये प्रिकर्सर्स ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, ठीक है। ये बस अब इनके ऊपर आ गया जब इनकी जो है वो ये गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया कि इनके ऊपर आ गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जब इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ गया तो दे वर अट्रैक्टेड बाय द कैल्शियम आइंस, ठीक है। ये अट्रैक्ट, ये यहाँ से ये देखिए ये इनके ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया विद द कैल्शियम, कैल्शियम के साथ इन्होंने बना लिया कॉम्प्लेक्स। एंड देन क्या हुआ कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना था ये अटैच हो गया विद द नेगेटिव मेम्ब्रेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट्स। एंड जब प्लेटलेट्स के साथ अटैच होगी तो इससे क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन जो था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया क्लॉटिंग फैक्टर, रिजल्टिंग इन कोआगुलेशन। तो इस तरह से कोआगुलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है जी। ये हो गया। तो ये हो गया बेसिकली विटामिन के का फंक्शन। आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है क्लिनिकल इंडिकेशन। बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो होता है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं और हम इसको अपनी डाइट से भी कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स, स्पेशली अगर हम स्पेलोस्पोरिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से होता है कि गट बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो वो कम हो जाते हैं, बिकॉज डिक्रीज इन गट बैक्टीरिया की वजह से एंडोजिनस लेवल्स जो होते हैं ना विटामिन के वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाता है, ठीक है। और फिर उसकी वजह से हमें जो है वो विटामिन के की सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है, ठीक है। सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इन न्यू बॉर्न्स। बेसिकली ये होता है कि न्यू बॉर्न्स की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो स्टीराइल होती हैं तो उनमें एज सच कोई गट बैक्टीरिया नहीं होता जिसकी वजह से ये विटामिन उनके अंदर डेफिशिएंट होता है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि a dose of intramuscular vitamin K is recommended as a prophylaxis to prevent the हेमोरजिक डिजीज, ठीक है। न्यू बॉर्न्स को किसी भी हेमरेज डिजीज वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं IM इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, ठीक है। और उसके बाद यह है कि टॉक्सिसिटी आ जाती है कि अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे सिंथेटिक विटामिन के, इसको मैनाडायोन के नाम से भी कहते हैं सिंथेटिक विटामिन के को, तो वो उसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है एंड जॉन्डिस इन इन्फेंट्स ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज। मतलब अगर इसकी प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाए या ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सिंथेटिक विटामिन एडमिनिस्टर किया जाए तो इससे जॉन्डिस हो जाता है इन्फेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज, ठीक है। So this is all about vitamin K. So the next and the last vitamin is vitamin E. Basically vitamin E जो है it's like group of vitamins, तो इसको हम टोकोफेरोल्स भी कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है दैट इज अल्फा टोकोफेरोल, ठीक है, इट्स मोस्ट पोटेंट वन एंड एक्टिव वन, ठीक है। और विटामिन ई का जो रोल है ना दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि क्या कहते हैं कि प्रिवेंट करता है लिपिड्स की पार ऑक्सीडेशन को। हमारी जो बॉडी होती है दैट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स, तो वो क्या करते हैं कि लिपिड्स को डैमेज करते हैं, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं। स्पेशली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द मेम्ब्रेन्स, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो विटामिन ई जो है वो उसे विटामिन ई जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट करता है। वो क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स को एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूनोन फॉर्म, और इसकी वजह से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फ्रॉम फ्री रेडिकल्स प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन ये है कि इसी तरह ये हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज की मेम्ब्रेन डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, सो प्रिवेंटिंग द हिमोलिसिस ऑफ द आरबीसीज, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल प्रोडक्शन को, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब एलडीएल प्रोडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल प्रोडक्शन जो होती है वो उसको प्रिवेंट करता है, तो क्या होता है कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि विटामिन ई जो है वो कहाँ हम मिल सकता है। तो बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना दे आर रिच इन विटामिन ई, ठीक है। और कुछ अमाउंट में ये लिवर में और एग्स वगैरह में भी होते हैं, लेकिन नॉट इन मच अमाउंट, ज़्यादातर ये वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर होते हैं। जो RDA है दैट इज़ 10 मिलीग्राम फॉर मेन और 8 mg है फॉर वुमेन के लिए। जो साइंस होते हैं विटामिन ई डेफिशिएंसी के दैट इज़ वही कि सेंसिटिविटी ऑफ erythrocytes, RBCs to peroxide and appearance of abnormal cellular membranes, ठीक है। तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो होती है वो इन सेलुलर मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है।
सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, हम ऐसे इससे कोई ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ का कोई नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ द लीस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल द वाइटामिन्स और नो टॉक्सिसिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एट 300 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक है, ऐसे टॉक्सिसिटी नहीं होती है। So this is all about the vitamins. We have discussed all the vitamins, like from water soluble to fat soluble. So I hope you have listened to the lecture and you will get benefit from this lecture. So thank you so much for listening to the lecture, and don't forget to like, subscribe and share my channel. So stay tuned for more videos.